आज से 19 साल पहले एक गाने का रीमेक आया था, कांटा लगा। और इस गाने में जो खूबसूरत सी एक युवा लड़की दिखी थी, उसकी पहली झलक ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। यही लाखों लोग जो उनकी पहली झलक पाते ही उनके फैन बने थे, उस गाने के रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही उदास थे, क्योंकि एक खबर आई थी कि शेफाली जरीवाला ने अपने स्किन पर जो टैटू कराया था इस गाने के लिए, उससे उन्हें कैंसर हो गया और उनकी डेथ हो गई। कुछ दिनों बाद ही इन फैंस में खुशी की लहर थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला था कि ये न्यूज फेक थी। शेफाली जरीवाला के फैंस बीते सप्ताह भी किसी ऐसी ही खबर का इंतजार कर रहे थे कि जो खबर उन्होंने कुछ पल पहले सुनी है, काश दूसरा अपडेट आए कि वो फेक है। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीते सप्ताह कथित तौर पर कार्डियक अरेस्ट के कारण कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला की मौत हो गई। और उनकी मौत ने कई सवाल उठाए। इस मामले ने एक बार फिर भारत में युवाओं में हो रहे दिल के दौरों को सेंटर में, केंद्र में ला दिया है। और ये सवाल उठाया है दैट आर फिटनेस थेरेपीज एंड वर्कआउट्स इनफ। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे चेहरे हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं और जो दिल के रोग, कम उम्र में दिल के रोगों का शिकार हुए और कम उम्र में हमें अलविदा कह गए। जैसे कि सिंगर के सिद्धार्थ शुक्ला, कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, जिनकी महज 46 साल की उम्र में दिल के दौरे के चलते मौत हुई। इसके अलावा चिरंजीवी सर्जा और डायरेक्टर के मैनन। लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि ऐसे मामले आम युवाओं में भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या वाकई एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, ग्लूटाथायोन, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स, बायोटीन, हार्मोनल थेरेपीज, स्टीरॉइड्स, ये सभी आपके दिल को कमजोर बना रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट्स, डॉक्टर अमित बांगिया, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका, और डॉक्टर विकास ठाकरा। धन्यवाद। डॉक्टर डॉक्टर अमित, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो चीजें खबरों में आई हैं वो ये है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स जो हो गई, ग्लूटाथायोन हो गया, विटामिन सी जैसे जो सप्लीमेंट्स होते हैं, क्या वाकई ये जानलेवा हो सकते हैं? देखिए, ग्लूटाथायोन और विटामिन सी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हम्म। डिटॉक्सिफायर्स हैं। अगर सही मात्रा में ओरली दिया जाए तो सेफ भी हैं। बट अगर अनरेगुलेटेड हम्म। आईवी इंजेक्शंस हाई डोज एक अनसर्टिफाइड क्लिनिक्स में दिए जाएं, बार बार ही दिए जाएं, तो यस, दे कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स। क्या जी। क्या एडवर्स इफेक्ट संभव है? आपका लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, एनाफिलैक्सिस हो सकता है, विच इज अ मेडिकल इमरजेंसी। नाउ अगर आप ये सब चीजें एक अनलाइसेंस जगह, एक अनऑथराइज्ड जगह करा रहे हैं, एक छोटे हम्म। सेटअप में करा रहे हैं जहाँ पे इनको मैनेज नहीं किया जा सकता, तो जब तक आप पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम आपके क्लिनिक या आपके ब्यूटी पार्लर से टू द हॉस्पिटल, तब तक वो टाइम जा चुका होता है जिसमें पेशेंट की जी। लाइफ बचाई जा सकती है। सो पहली बात तो जिस इंडिकेशन के लिए है उन्हीं इंडिकेशन में यूज करें। आईवी ग्लूटाथाइन एफडीए अप्रूव्ड नहीं है ओ। फॉर ब्यूटिफिकेशन, बट किया जाता है यूज हम्म। अनऑथराइज सेंटर पे, अनरेगुलेटेड सेंटर्स में यूज किया जाता है। हाई डोज उनको पता नहीं कौन सी डोज यूज करनी है, तो उन केसेस में ये आपको हानि पहुंचा सकता है। तो इसमें क्या, जो आजकल एक मैं खुद इंस्टा पे देखती हूँ, बहुत सारी एड्स भी आती हैं, आईवी ड्रिप के थ्रू कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, आप उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं कि वो सेफ नहीं है? बिल्कुल, और वो तो डू इट योरसेल्फ है, मतलब वो तो चलो एक क्लिनिक छोड़ दो या अनऑथराइज क्लिनिक छोड़ दो, वो तो खुद ही दे रहे हैं, खुद ही लगा रहे हैं हाँ। और उसका रील्स बना रहे हैं। तो बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। बाई चांस आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आप घर पे जी। तो मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते ना मैनेज। सो हम्म। अपने आप से अगर आप रील बना रहे हैं और आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, तो वो आपके लिए भी खतरनाक है, और जिन लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके लिए भी, उनको भी क्षति पहुंचा सकता है। जी, आपने कहा कि ये खतरनाक है और नुकसान पहुंचा सकता है, तो किस तरह के नुकसान ये किसी को पहुंचा सकते हैं? वही मैंने आपको बताया। जैसे अगर आपने हाई डोज में आईवी ग्लूटाथाइन लिया, हम्म। बार बार ही लिया, मतलब आपको उसकी डोज नहीं पता, उसको आप अनरेगुलेटेड लेते जा रहे हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो उन केसेस में ये आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम्म। किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकते हैं जो आपका अरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट कर सकता है, और एनाफिलैक्सिस कर सकता है। एनाफिलैक्सिस और अर्टिकेरिया
एक कई बारी एक मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं, जो उस टाइम इमीडिएटली हैंडल ना किए जाएँ, तो जानलेवा हो सकती हैं। जी। डॉक्टर विकास, आपने भी खबर सुनी होगी शेफाली की। इसको लेकर एक बहुत हाँ सारी जी। खबरें आ रही हैं, हालाँकि अभी पूरी जानकारी हमारे पास भी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि डेथ जिस दिन उनकी हुई, उस दिन उनका फास्ट था और उन्होंने जो है खाना खाया था, जिसके बाद से उनका बीपी थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ था। लो बीपी की वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इस बात की भी कुछ संभावना हो सकती है कि अगर आपका बीपी लो जा रहा है, कितना लो होगा कि वो आपके दिल के लिए खतरनाक साबित हो सके? देखिए मैम, ये जो इवेंट हुई है, पहले तो ये बोलना चाहूँगा बड़ी अनफॉर्च्यूनेट है, जो मैं उनकी सोल के लिए प्रे करना चाहूँगा। मैं अभी पूरे तरीके से जैसे होता है ना कि कन्विंस्ड हुँ, नहीं हूँ कि मैं इसको किसी एक जो बोलते हैं ना कि रीज़न के ऊपर बात की जा सके। हाँ, जैसे डॉक्टर अमित ने बताया कि आईवी हुँ, ग्लूटाथियोन ये एक श्योरिटी कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वहाँ दिया गया हो। दूसरा वो एपिलेप्सी की भी पेशेंट थी, पेशेंट उसके लिए हुँ, भी कोई ट्रीटमेंट ले रही होंगी। तीसरा फैक्टर था कि वो फास्टिंग वाली जो आपने बात बताई और मैं हुँ, क्योंकि जब आपने मुझे इनवाइट किया मैं आई वाज़ स्क्रॉलिंग थ्रू 1 दिन पहले भी उनको ऐसी बेहोशी होने वाला है या जो सिम्पटम्स हुए थे। हुँ, तो यानी अगर जो इट इज़ ए कॉकटेल और कुछ इसमें ग्लूटाथियोन, एपिलेप्सी की मेडिकेशन, फास्टिंग और जो इनविजिबल कंपोनेंट हैं, चाहे जो यू नीड टू स्टेबलाइज़ कि आप स्टेबलाइज़ करते हो ग्लूटाथियोन को किसी और चीज़ों के साथ भी, जो उनके हुँ, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो ये भी अलग-अलग बातें ऐसी हैं कि जो एक डेडली कॉकटेल बना दे किसी पेशेंट के लिए। तो मैं अगर जो ये कहूँ कि कितना बीपी कम होने का देखिए, अगर आप हुँ, देखेंगे तो जो ह्यूमन रेस है वही 2 पैरों पे रहती है। तो इट मीन्स अवर हार्ट इज़ सिचुएटेड बिलो अवर ब्रेन, ब्रेन के नीचे है। तो हमें पंप करना पड़ता है ब्रेन की तरफ। अगेंस्ट हुँ, ग्रेविटी। बाकी आप जानवर नहीं देखोगे कि बहुत सारे बार-बार गिर रहे हों। हम कितनी बार अपने स्कूल में बच्चों को गर्मी में गिरते हुए देखते हैं। बिल्कुल कितनी देखते हैं। बार हमने लोगों को अनप्लेज़ेंट साइट, लोगों को जो बोलेंगे कि किसी भी सिचुएशन में जो अनप्लेज़ेंट इवन स्मेल से भी लोग कोलैप्स होके गिर जाते हैं। तो यानी जी, गिरने के लिए हमारे ब्रेन में ब्लड की कमी होनी चाहिए। वो कमी हुँ, या तो हार्ट रेट के कम या ज़्यादा या बीपी के कम या समटाइम्स ज़्यादा, कम होने वाली सिचुएशन में ज़्यादा चांसेज़ हैं कि गिरेंगे। जब जी, गिरेंगे तो ब्रेन और हार्ट एक समान लेवल पे आ जाते हैं। कुछ लोगों के हुँ, पैर उठा दिए जाएँ, तो उस टाइम पे ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन रिएक्शंस को जिसमें बीपी ज़्यादा गिरता है, वेगल रिएक्शंस कहा जाता है, वेसोवेगल। तो जी, यानी ये एक नॉर्मल सा फिनोमेना भी देखा जा सकता है। बट हुँ, यहाँ पे पेशेंट सर्वाइव ही नहीं किया। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वेगल के बजाय ये रिएक्शन हार्ट रेट रिलेटेड रही हो। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जो आपके हो जाते हुँ, हैं फास्टिंग में भी, जो ग्लूटाथियोन वो भी एक जी, पॉसिबिलिटी रही। और क्या हुँ, कोई और भी मेडिकेशन थी जिसकी वजह से ये हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट शरीर में जिसको मैं स्पेसिफिकली पोटेशियम रिलेटेड बोलना चाहूँगा, उसकी कोई हुँ, कमी हो और उससे कोई रिदम डिस्टर्बेंस आ गई हो कि हार्ट रेट की बीट एकदम से अबनॉर्मली फास्ट हो गई हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी रखी जा सकती है। आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग में लोग हुँ, डाययूरेटिक्स उनका यूज़ करते हैं, जिनसे पोटेशियम हुँ, कम हो जाता है, जैसे लैसिक्स किया जाता है क्योंकि उनको शरीर में कोई भी मात्रा फैट की भी नहीं रखनी, डिहाइड्रेशन रखते हैं ताकि ज़्यादा चिज़ल्ड आउट रखें। ऐसे लोगों में आपने देखा होगा स्टेज के ऊपर कई बार बॉडी बिल्डर भी कोलैप्स कर जाते हैं। तो लो हुँ, पोटेशियम मेरे हिसाब से अगर किसी एक पेशेंट को जिसको कोई जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी भी है, प्रीडिस्पोज़िशन है, तो रेयरली ऐसी एक सिचुएशन आ सकती है। बिकॉज़ इट इज़ नाउ बहुत ज़्यादा नेशनली कवर्ड है। तो ये बातें जी, मैं कहना चाहूँगा कि मेबी दिस इज़ जस्ट अ डेडली कॉकटेल। और अगर जो हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक वर्ड, अटैक के लिए हुँ, तो ऑटोप्सी रिपोर्ट का वेट करिए क्योंकि उनमें स्पेसिफिकली हार्ट के ऊपर किसी आर्टरी के ब्लॉकेज वाले बदलाव देखे जा सकते हैं। मगर ऐसा कुछ हुँ, नहीं देखा जाता या हार्ट की कोई मान लीजिए जिसको मैं बोलूँगा कि कुछ एक बीमारियाँ ऐसी होती हैं एथलीट्स भी गिर के बेहोश होके सर्वाइव नहीं हुँ, करते कई बार, उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। उसमें मसल्स जो बोलते हैं कि बहुत एब्नॉर्मली थिकर होते हैं। तो जी, पोस्टमॉर्टम आई थिंक इज़ गोइंग टू गिव आंसर कि क्या हार्ट के मसल की थिकनेस इनको नेचुरली ज़्यादा थी या हार्ट अटैक का कोई उस टाइम पे कोई ब्लॉकेज की वजह से दिल के किसी मास में खून की कमी देखी गई। अगर हार्ट का स्ट्रक्चर सेम था, बिल्कुल जैसा किसी नॉर्मल इंसान में देखा जाता है,
तो मैं इन चीज़ों का यही कहूँगा कि मे बी ग्लूटाथायोन की वजह से, जो उसका प्रिजर्वेटिव की वजह से, ऐसी सूरत में हम बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस। पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, सांस की दिक्कत होगी, चेहरे पहले पे स्वेलिंग आएगी, बट ऐसा केस नहीं था। अगर एक दिन पहले भी ये हुआ है, मोस्ट लाइकली वही चीज़ रिपीट हुई, सेकंड टाइम नहीं बचाया जा सका। तो अब बचाया नहीं। रेट्रोस्पेक्ट में तो हम सोच सकते हैं कि हाँ, काश पहली बार ही दिखा लिया जाता, या जो बात है। तो जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास ज़्यादा डिटेल्स हैं, जिनके पास पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स होंगी, मे बी दे कैन गिव अस ए आंसर टू दैट। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले स्कूल में भी 2 बच्चे आपस में लड़ाई में एक बच्चे ने एक का गला हाँ। पकड़ा था और दूसरा बच नहीं पाया था। इट वाज़ नॉट ए स्ट्रैंगुलेशन, इट वाज़ नॉट ए जिसको हम बोलेंगे कि वो कोई बहुत बड़ी चोट मारी गई थी, बट पेशेंट कोलैप्स हो गया था। तो व्हेन वी सी सडन कार्डियक डेथ इन यंग, अगर एथलीट्स की देखूँगा तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी बोला जाता है, और अगर जो मैं जी। बोलूँगा तो बहुत सारे जो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, डायरेटिक्स यूज़ करते हैं, उनमें भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से हो जाता है। तो एट प्रेजेंट किसी भी बात का मतलब फ़ियर ना बनाया जाए कि क्या ये ग्लूटाथायोन से हो गया, या या कोई। और एपिलेप्सी अगर उसके बारे में बोलूँ तो एक एपिलेप्सी फिनोमेना बोला गया है SUDEP, SUDEP, सडन जी। अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्टिक पेशेंट। अगर मैं बोलूँ तो 1000 में से 1 एडल्ट में, और मे बी इवन जो बोलते हैं कि बच्चों में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो जब आपके पास कोई कारण नहीं कि जिसमें कोई पेशेंट को ट्रॉमा नहीं हुआ, कोई ड्राउनिंग नहीं हुई, और एपिलेप्सी का पेशेंट सडनली क्रैश कर जाए, तो ऐसे जी। लोगों को भी मतलब एपिलेप्सी इटसेल्फ गिव्स ए पॉसिबिलिटी ऑफ 1 इन 1000 फॉर ऑफ सडन डेथ। क्या एपिलेप्सी की ड्रग्स कर सकती हैं? एपिलेप्सी की कुछ एक ड्रग्स जैसे कार्बामेज़ेपिन वगैरह को बोला गया था कि हाँ भाई ये जी। लिंक्ड है मे बी पुरानी स्टडीज़ में। बट ओवरऑल एपिलेप्सी की दवाइयों का सडन डेथ के साथ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कितने एंगल्स खुल जाते हैं डिस्कशन से। जी। एपिलेप्सी तो इटसेल्फ, एपिलेप्सी के ड्रग। एपिलेप्सी की आपने बात की, तो ये आप इसको एपिलेप्सी का क्या हार्ट पे भी कुछ इफेक्ट हो सकता है या उसकी दवाओं का? देखिए, एपिलेप्सी का हार्ट पे असर ज़्यादा एसोसिएशन देखी नहीं जाती, खासकर कि इस एज में। अगर एपिलेप्सी लगातार ही चल रही है, किसी को सीजर्स जी। लगातार आएँ, अनकंट्रोल्ड, उस सूरत में तो हार्ट और लंग दोनों पे असर आएगा। पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ जाता है, बट ऐसा सिनेरियो जितनी अभी तक की अवेलेबल रिपोर्ट्स ऑनलाइन हैं, चाहे मीडिया पे हैं, ऐसा कोई सिम्पटम या साइन नहीं मिले। पेशेंट सडनली गिरे हैं और ऐसा कोई अ, उनको बचाया नहीं जा सका। तो ऐसी सूरत में रिदम रिलेटेड हार्ट की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जो प्रेसिपिटेट हुई बहुत सारी और चीज़ों से, जो इसमें अभी तक नोन या अननोन जितनी मेरी समझ में आता है। डॉक्टर साहब, शुरुआती जो खबरें आई और अभी तक भी यही कि ये संभावित कार्डियक अरेस्ट है। आपने हुँ, बहुत सारी चीज़ें बताई हार्ट रेट को लेकर भी, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये एक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है? कुछ ऐसे सिम्पटम्स दिखे हों या कोई देखिए, चेक ऐसे कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट अपनी पंपिंग भूल गया है। भूल अब गया? वो पंपिंग जो बोलते हैं कि या तो रेट बहुत फ़ास्ट हो जाए एबनॉर्मली, जैसे हमारी 70 की धड़कन है, अरेस्ट की सूरत में या तो ये बहुत फ़ास्ट हो जाए कि 300 से 500 के हुँ, रिदम में भड़क रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है, बॉडी में ब्लड नहीं जा रहा है, तो पेशेंट गिर जाएगा। या इतनी स्लो हार्ट रेट हो जाए कि पॉजेज़ आ रहे हैं, सूरत में भी हुँ, अरेस्ट माना जाता है। तो यानी कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट ने अपना जो 70 बीट्स पर मिनट से है, उसको पंप करना छोड़ दिया है, और बॉडी को यानी ब्रेन को या सारी जगह ब्लड नहीं मिलेगा तो गिर ही जाएँगे। अब उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हार्ट एक जी, पंप है, अपने आप भी अपनी बीट्स रखता है, इलेक्ट्रिकल फिनोमेना रखता है, अपनी सप्लाई हुँ, रखता है ब्लड की। तो यानी अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो पोटेशियम से भी फ़र्क पड़ सकता है, तो ये चांसेस बन जाते हैं। जो कि अपनी ब्लड सप्लाई में कमी हो तो अटैक माना जाता है। तो यानी हार्ट अटैक का मरीज़ वो चेस्ट पेन बोलेगा, हुँ, सिम्पटम्स बताएगा। हो सकता है उस सूरत में वो गिर जाए। मगर कई बार हार्ट जी, अटैक के मरीज़ 12-12 घंटे बाद, 1-1 दिन बाद भी आते हैं। लकी हैं कि उनको वो रिदम वाली अरेस्ट नहीं आया। अरेस्ट मीन्स कि हार्ट की पंपिंग की वजह से जो कमी आपको आई, उस वजह से आपका ब्लड प्रेशर नहीं बन रहा है और आप गिर गए। तो अरेस्ट में और अटैक में फ़र्क है। जी, ठीक। आपने बात की स्टेरॉइड्स की। यहाँ थोड़ा-सा हाँ बताएँ, जी। क्योंकि जो भी सेलिब्रिटीज़ की खबर आई उनके बाद और यंग सेलिब्रिटीज़ की बहुत खबरें कुछ सालों को मिली। तो ये एक सवाल बार-बार उठ कर आया कि क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, उनके लिए उनका लुक, उनकी फ़िज़िक बहुत मैटर करती है। तो वो जिम जाते हैं, योगा करते हैं, अपनी डाइट का बहुत स्पेशल ख़्याल रखते हैं। तो क्या वाक़ई हुँ। कुछ ऐसा है कि
प्रोटीन आप ले रहे हैं या आपकी डाइट या स्टीरॉइड्स इसमें कुछ ऐसा मेन रोल निभा सकते हैं? देखिए, स्टेरॉइड्स का भी हाइपोकैलेमिया का इफ़ेक्ट होता है, ख़ास करके जब हुँ, वो इंजेक्शंस के थ्रू लिए जाएँ। प्रोटीन मैं ये कहूँगा कि एफडीए की कोई रेगुलेशन नहीं, ढूँढना चाहें तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये रिकमेंडेड प्रोटीन है फॉर एनीवन। तो मैंने हुँ, आज तक किसी को अनलेस अंटिल बिल्कुल ही कैटाबॉलिक स्टेट में कोई पेशेंट है जो रिकवरी चाह रहा है किसी नर्सिंग हुँ, होम में या हॉस्पिटल में, मैंने कभी हुँ, किसी को प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए आज तक एडवाइस नहीं किया है। बिकॉज़ एक जब तक कि कोई रेगुलेटरी जो फर्म हमारी एटलीस्ट इंडियन कोई फर्म बने या जो जिससे ये प्रूव कर पाएँ कि दिस इज़ अ प्योर प्रोटीन विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, एडल्ट्रेशन नहीं है, तब तक मैं नहीं एडवाइस कर पाऊँगा। अनलेस अंटिल इट इज़ फॉर ए पेशेंट हु इज़ कैटाबॉलिक स्टेट जिसकी बहुत ज़्यादा है, हुँ, उसके अलावा मैं बोलूँगा कि आप अपने जो होममेड प्रोटीन्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज़ जी, ऑफ सोयाबीन या जो दालें हैं, उनका ही यूज़ करें रादर देन ए प्रोटीन व्हिच, क्योंकि उन्हें जब बेचना है, तो उन्हें इफ़ेक्ट भी दिखाने पड़ेंगे एंड क्विक हुँ, इफ़ेक्ट्स आर विद स्टेरॉइड्स, सो कंटामिनेशन के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। जी। डॉक्टर साहब कई बार जो फीमेल्स होती हैं उनमें देखा गया है ब्रेस्ट इम्प्लांट है, हेयर ट्रांसप्लांट है, नेल एक्सटेंशन जैसी चीज़ें होती हैं। क्या ये भी किसी तरह से हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं? या हार्ट देखिए, के लिए आपने हो सकती हैं? एग्ज़ाम्पल्स आपने सुने हैं, जो अभी हेयर ट्रांसप्लांट में भी डेथ हुई है। आप जी। ब्रेस्ट इम्प्लांट की बात करोगे, तो देखिए एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क्स हैं, प्रोसीजर हुँ, रिलेटेड रिस्क हैं। आप उस हुँ, सिलिकॉन इम्प्लांट को नहीं बोल सकते कि उससे कोई डेथ हुई, बट जो हुँ, प्रोसीजर हो रहा है, उसमें आप एक सिंपल प्रेगनेंसी की डिलीवरी में भी या गॉलस्टोन की हुँ, सर्जरी में भी 1 टू 2% रिस्क बता के चलते हैं। तो किसी को बेहोश करना भी, उन ड्रग से भी हुँ, किसी को साइड इफ़ेक्ट हो जाना, ये रेयर पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अनलेस अंटिल इट इज़ फॉर योर सर्वाइवल और हेल्थ और हुँ। बेनिफिट ब्यूटिफिकेशन के लिए इन चीज़ों में जाने का आप 100 बार सोचिएगा। जी। अच्छा आपने अभी जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आप किसी भी प्रोटीन को ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये माना जाए हुँ, कि जो बाज़ार में प्रोटीन पाउडर्स और ये सब मौजूद हैं, ये आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है? देखिए, मैं किसी भी इंडस्ट्री के खिलाफ हुँ, बिना एविडेंस के कोई बात नहीं बोलना चाह रहा। हुँ, आप एक बार अपने आप भी सर्च करें और पता जी, करें कि क्या इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट वाली गुंजाइश है। फिर आप ये हुँ, देखेंगे कि क्या एफडीए या कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया में है जो इनको रिकमेंड करे। मैं हुँ, अपनी जो बात से पलटना भी चाहूँगा बिकॉज़ आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी। मुझे हुँ, जितनी समझ आती है बिकॉज़ आई एम अ जी, कार्डियोलॉजिस्ट नॉट ए न्यूट्रिशनिस्ट, सो आई विल नॉट लाइक टू ओवरलैप माय एडवाइस। आप जब मैंने कोशिश की है, मैं किसी ऐसी चीज़ को खुद के लिए या अपने परिवार के लिए रिकमेंड नहीं कर पाया। जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल सोशल मीडिया पे भी बार-बार आ रहा है, काफ़ी क्रिएटर्स हैं जो ये बना रहे हैं कि यंग डेथ्स जो हैं वो बढ़ी हैं कोविड के बाद। कोविड का वैक्सीन बहुत लोगों ने लिया है, तो क्या वाक़ई कोविड के वैक्सीन और जो दिल से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, हार्ट की हेल्थ को लेकर बार-बार यंग बच्चों में भी ऐसे केसेज़ देखने को मिल रहे हैं, तो क्या वाक़ई दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है? देखिए, किसी भी एसोसिएशन के लिए कुछ डिसीज़न के लिए पहले आपके पास डाटा होना चाहिए, किसी बात में। हुँ, मैं ये कहूँगा कि वो वैक्सीन नहीं होती तो डेथ टोल क्या होता? आज हम हुँ, हर एक बात को जो बोलते हैं ना कि अननोन वायरल इन्फेक्शन बोल दीजिए या पुराना कोविड पे डाल दीजिए। मैं कहता हूँ कि एथलीट्स में खेलते हुए जो सडन डेथ का शुरुआती कॉज़ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी सालों से जाना गया है। जी। जब आपके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है, तो वो ज़्यादा बेटर होगी किसी एक चीज़ को बोलने के लिए। एट प्रेज़ेंट मेरे पास कोई ऐसा डाटा नहीं कि जिसको मैं ये हुँ, कहूँ कि ये चीज़ें बढ़ी हैं। पर हुँ, इसको ना झुठला सकते हैं, ना बता सकते हैं। पर मैं इस बात को वैक्सीन को जो कि क्योंकि विद दिस जो इन्फॉर्मेशन जा रही कि वैक्सीन बुरी होती है, नहीं, हुँ, हमने अपनी खुद भी वैक्सीन लगाई है। ओवरऑल जी, ना कराने पे क्या होता? हमारे पास 2 हुँ, आर्म्स होनी चाहिए ना, कि जिन्होंने नहीं लगवाई उनका क्या? तो एट हुँ। प्रेज़ेंट इस बात को तो ओपन डिबेट है फॉर एंड अगेंस्ट आई वुड से कि वैक्सीन ने बचाए ज़्यादा हैं बजाए के नुकसान के। जी। आप कुछ ऐसा बता सकते हैं क्योंकि बहुत केसेज़ देखने को मिल रहे हैं यूथ में और हम भी कई बार इस चीज़ पे डिस्कशन कर चुके हैं, हम दोनों ने भी इस पे बात की थी। हुँ, क्या वजह हो सकती है, जो लोग एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, फिर भी दिल से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं? देखिए हमारे पास एक चीज़ ऐसी है कि
तो मैं लोगों को ये हम्म, समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक जेनेटिक फैक्टर तो आप हटा ही नहीं सकते हैं। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी पेरेंट्स में, फादर में 55 के नीचे, मदर में 65 के नीचे हार्ट अटैक्स हुए हैं, आप ये मान लीजिएगा कि नेक्स्ट जनरेशन को 10 साल पहले वो बीमारी होने के चांसेस हैं। तो हम्म, इसीलिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री, वो तो मान के चलें कि भाई आप सारी चीज़ों के बावजूद एक चीज़ नहीं बदल सकते, आपका जेनेटिक मेकअप। फिर बात आती है जी, स्मोकिंग की। यंग लोगों में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आप हम्म, ध्यान दीजिएगा, जिम में जाने वाले वो लोग हैं, वो नहीं हैं जिनको आप ये कहोगे ये बहुत फिट हैं और जिम जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अनफिट हो चुके हैं अपने लाइफ़स्टाइल से। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है। फिर इनको एक दिन समझ में आता कि चलिए जी, हम भी जिम जाके अपने आप को फिट करेंगे। फिर वहाँ पे शॉर्टकट्स जा रहे हैं। तो यानी पहले भी परेशान थे, पहले भी हम्म, अच्छा लाइफ़स्टाइल नहीं था, और जो अब कर रहे हैं, जो सडन हम्म, एक्सरसाइज़ पे जा रहे हो आप, या जो उसके बाद आप जो सप्लीमेंट्स हैं जिनके कोई मतलब जो हम्म, बोलते हैं ना आंसरेबिलिटी नहीं है किसी के पास, तो यानी डबल वार हो गया शरीर पे। पहले जी, बैठने का था, अभी एक्सरसाइज का था। फिर बात हम्म, आती है जे शेप्ड की मोर्टेलिटी जो बोलते हैं ना, अगर जो हम्म, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी हो रही है उसमें भी मोर्टेलिटी का कर्व बढ़ता है। तो मॉडरेशन में एक्सरसाइज, जो आप खा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि आपको पता हो कि ये इसका सोर्स क्या है। और तीसरी हम्म, बात मैं यही कहूंगा कि इट शुड नॉट बी विदाउट ए कार्डियोलॉजिस्ट रिव्यू। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री थी, स्मोकर हैं, ओबीज हैं, और आप जिम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आपको लिमिटेशन में ही, ग्रेडेड वे में ही अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाना बढ़ाना चाहिए, ठीक है। आपने बात की जेनेटिक मेकअप्स की, बचाव भी आपने है। साथ के साथ बता ही दिए, और अभी जो हम बात कर रहे हैं, जिस केस को लेकर बात करें, उसमें एक शब्द बार-बार आ रहा है, वो है ग्लूटाथियोन। उस पे हाँ जी। थोड़ा-सा अगर आप बता पाएँ कि वो कैसे आपकी हार्ट हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है? देखिए, पहले मैं क्वेश्चन दूँगा फैमिली हिस्ट्री का। मैंने हुँ, बताया था कि फादर में लेस देन 55, मदर में लेस देन 65 का अगर कोई हुँ, हार्ट की डिज़ीज़ हुई है, तो आपको मैं हुँ, कहूँगा 35 के बाद ही अपने लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल के लेवल कराते रहें। हर हुँ, साल एक बार अपना एक्सरसाइज स्ट्रेस सीखो, जो टीएमटी, जिसको ट्रेडमिल हुँ, टेस्ट बोलते हैं, कराएँ। ये 2 हुँ, चीज़ें हैं जो आपकी बीमारी को जल्दी पकड़ने में भी हेल्प करेंगे और आपको हुँ, प्रिवेंशन भी देंगे, खास करके कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाइयों से, जिनको हम स्टैटिन कहते हैं। तो हुँ, ये रहा फैमिली हिस्ट्री वाली बातों का, हाउ टू अप्रोच एंड व्हाट टू ट्रीट। फिर बात आई जी, ग्लूटाथियोन की। डॉक्टर हुँ, अमित बता के गए थे कि ग्लूटाथियोन, मैं भी पढ़ रहा था उसके बारे में, ओरल हुँ, टैबलेट्स ने अभी तक कोई नुकसान नहीं दिया है। बट हुँ, आईवी इंजेक्शंस में कुछ लोगों में एनाफाइलेक्सिस देखा गया है, लिवर की हुँ, इंजरीज़ देखी गई हैं। जो बोलते हैं ना कि आपके बाउल के साथ जो आपके जो बोलेंगे इंटेस्टाइन रिलेटेड हुँ, जो बोलते हैं ना कि एसिडिटी कह लीजिएगा या जो फ्लैटुलेंस कह लीजिए, ऐसे साइड इफेक्ट आते हैं। टू जी, डायरेक्टली रिलेटेड टू डेथ विल बी, जो हुँ, बोलते हैं ना, खास करके जबकि एनाफाइलेक्सिस जो मैंने बताया था, जिसमें सांस की दिक्कत, चेहरे में स्वेलिंग, एलर्जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई हो, तो बोल पाना बड़ा डिफिकल्ट होगा। ये एक जी, कॉकटेल है जिसमें बहुत सारी बातें रही, फास्टिंग, एपिलेप्सी ड्रग्स, जो बोलते हैं ग्लूटाथियोन, और मे बी कोई हुँ। प्रेडिस्पोजिशन जो अभी तक पोस्टमार्टम के बाद ही उससे क्लैरिफिकेशन मिल पाएगी। जी, ये तो बात हुई ग्लूटाथाइन की। आजकल ऐसी बहुत सारी टैबलेट्स भी बाज़ार में मौजूद हैं। बड़ी-बड़ी टैबलेट्स आती हैं, आपको 1 ग्लास पानी में उन्हें डालना होता है और आपको ड्रिंक करना होता है, जिसमें वो कहते हैं कि बायोटिन है इसमें, जो आपकी स्किन और बालों के लिए अच्छे, अलग-अलग तरह के विटामिन्स की बात होती है। कुछ टाइम पहले ही मैंने पढ़ा था, अगर आप बायोटिन, मेरे ख़्याल से विटामिन ए ही बायोटिन कहा जाता है उसे, या रेटिनॉल होता है वो। तो क्या इस तरह हम्म। की जो टैबलेट्स हैं, वो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, हाँ, अगर देखिए, आप आप ले बोल रहे सही रहे थे, बायोटिन भी देते हैं लोग, रेटिनॉइड्स हाँ, होते हैं जो विटामिन ए वाले हैं, वो भी। ये विटामिन हाँ, सी, रेटिनॉइड्स, और जो अभी बात हुई ग्लूटाथियोन, ये स्किन को ग्लो जी, कराएंगे, सारी बातें हैं। देखिए, ग्लूटाथियोन का क्या है, टायरोसिनेज एक एंजाइम होती है, उसको ये इनहिबिट करके आपका जो हुँ, मेलेनिन है, जो आपकी डार्कनिंग वाला फैक्टर है, उसके जो बोलते हैं ना कि उसको एक फियोमेलेनिन में कन्वर्ट करता है, जो लेस डार्क होता है। जी, तो यानी आपको असर रहेगा कुछ महीनों का, फिर वापस हुँ, हो जाएँगे। इसीलिए इसकी बार-बार साइकिल्स चलती हैं। दूसरी बात, आप उसमें सन एक्सपोज़ भी नहीं होने चाहिए। अगर जो आप इंजेक्शन ले रहे हैं, सन एक्सपोज़ होगी तो डार्क ही कर देगा। तो हुँ, ये जो चीज़ें हैं, दीज़ आर, आई वुड से, हार्मलेस। ओरल में रखिए, कोई बात नहीं। और फिर जो जैसे बताया कि डॉक्टर की एडवाइस पे अगर जो ये बोल हुँ, रहे हैं, तो आई आई हुँ, डोंट थिंक कि मैं किसी डॉक्टर की एडवाइस के बिना अपने शरीर में कोई भी चीज़ जाने दूँगा। हाउ कैन वी जाने प्ले विद आवर बॉडी, जिसमें हुँ, जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं है। सो जी, वी शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग आवरसेल्व्स। वी शुड नॉट सकम टू द सोशल प्रेशर्स। और जो बातें हैं, तो वो मैं यही कहूँगा कि
be very careful what you take, जी and it should be in some supervision. यस जी। आपने कुछ टिप्स दिए तो जाते-जाते हमारे दर्शकों को ऐसे 5 टिप्स अगर आप बता पाएँ कि वो यंग हैं, हेल्दी भी रहें, उनका हार्ट भी स्ट्रॉन्ग रहे और स्ट्रेस से भी वो दूर रह पाएँ। देखिए, सबसे सिंपल चीज़ जो पहली मैं बताऊँगा, ये टिप्स जो हैं, पहली बात आएगी एडिक्वेट स्लीप। जो स्लीप की जो साइकिल्स को सोशल मीडिया या जो आपका जॉब प्रोफाइल अगर अफेक्ट कर रही है, तो वर्क ऑन दैट। एक एडिक्वेट रेस्ट ज़रूरी है। दूसरी बात मेरी तरफ से आएगी, स्टे हाइड्रेटेड। जो जी। फास्टिंग के भी जो नए ट्रेंड हैं, मतलब दे माइट बी हेल्पिंग यू और नॉट, बट मैं कहूँगा कि जो हमने अपना जीवन जिया है सिंस चाइल्डहुड, जी। उसमें बहुत ड्रामेटिक अभी अपने कुछ वो ना करें। फिर तीसरा हमारे पास आएगा इसमें ऑप्शन, जो मैं कहूँगा कि अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। दिस इज़ द बिगर किलर। दिस इज़ जी। एब्सोल्यूट, इट शुड बी ऑन नंबर 1। फोर्थ वुड बी फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैंने कि बताया है आपको कि ऐसा कुछ है आपकी फैमिली हिस्ट्री में, कंसल्ट ए तो कार्डियोलॉजिस्ट। हुँ, बिल्कुल। फिर किसी एक्सरसाइज़ या जिम में जाने की खूब आप ट्राई कर रहे हैं, अच्छा एक्सर्ट करना चाह रहे हैं, उससे पहले ज़रूर अपना एक हेल्थ चेकअप करा जी। लें। हुँ, हुँ। शुक्रिया। थैंक यू।